आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल जीके का मास्टर वीडियो। इस वीडियो में हम बिहार जीके के सभी टॉपिक को पूरी तरह से समझेंगे जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले बिहार एक सामान्य परिचय से शुरू करते हैं। और शुरुआत करने के लिए शायद सबसे अच्छी जगह इसका नाम ही है। इसका नाम बिहार। हाँ, बिहार शब्द जो है वो असल में विहार से आया है। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या मठ। अच्छा, विहार से बिहार। जी, ये नाम ही बताता है कि ये भूमि हमेशा से ज्ञान और आध्यात्म की स्थली रही है, मतलब ज्ञानियों और तपस्वियों की भूमि। दिलचस्प है। तो मतलब नाम में ही इसकी पूरी पहचान छिपी हुई है। बिल्कुल। लेकिन आज जो बिहार का नक्शा हम देखते हैं वो तो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका स्वरूप तो कई बार बदला है ना? हाँ, कई बार। इसकी जो आज की कहानी है वो हम कह सकते हैं कि 1912 से शुरू होती है। 22 मार्च को जब इसे बंगाल प्रांत से अलग किया गया। ओके, 1912 में बंगाल से अलग हुआ। जी। फिर 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को इससे अलग कर दिया गया। और फिर सबसे बड़ा विभाजन तो 2000 में हुआ। हाँ, 15 नवंबर 2000। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है जब इसके दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। तो ये तो प्रशासनिक संरचना हो गई। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बिहार भारत के नक्शे पर कहाँ आता है? इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक जाता है। और देशांतरीय विस्तार? वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, तो आज के बिहार का क्षेत्रफल कितना है? आज का जो बिहार है उसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इस हिसाब से ये भारत का कौन सा राज्य हुआ? क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। 13वां। और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% हिस्सा बिहार के पास है। अच्छा, जिलों की बात करें तो यहाँ भी काफी विविधता देखने को मिलती है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, जो बिल्कुल नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और सबसे छोटा? सबसे छोटा है शिवहर। और अगर हम बिहार के चारों कोनों की बात करें, मतलब सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिले। हाँ, ये जानना जरूरी है। सबसे उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण ही है। ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला है गया, सबसे पश्चिमी है कैमूर और सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। और अगर हम किलोमीटर में इसकी लंबाई चौड़ाई देखें, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई करीब 345 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम? पूरब से पश्चिम ये ज्यादा चौड़ा है, करीब 483 किलोमीटर। अच्छा, अब आते हैं जलवायु पर। जी। जो किसी भी जगह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी। बिहार की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु पूरी तरह से मानसूनी है, मतलब सब कुछ मानसून पर ही निर्भर करता है। तो बारिश भी अच्छी खासी होती होगी। हाँ, औसत वार्षिक वर्षा करीब 1205 मिलीमीटर है, लेकिन इसका बंटवारा एक जैसा नहीं है। मतलब? जैसे किशनगंज जिला है, वहाँ राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला। जी। वहीं दूसरी तरफ कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे जिले हैं जहाँ तुलनात्मक रूप से कम बारिश होती है। और तापमान का क्या? सबसे गर्म और सबसे ठंडी जगह कौन सी है? सबसे गर्म स्थान तो गया है, ये पठारी इलाके में पड़ता है। और सबसे ठंडा? दिलचस्प बात यह है कि सबसे ठंडा स्थान किशनगंज है। अरे, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है वही सबसे ठंडा भी है। हाँ, ज्यादा बारिश और नमी की वजह से सर्दियों में यहाँ ठंडक भी ज्यादा महसूस होती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। 2011 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं? 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी। और जनसंख्या घनत्व मैंने सुना है वो देश में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश में पहले स्थान पर है। बाप रे, मतलब संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव है। बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है राजधानी पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला है शेखपुरा। लिंगानुपात की क्या स्थिति है? लिंगानुपात 918 है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, साक्षरता। इस मामले में बिहार कहाँ खड़ा है? देखिए, 2011 के आंकड़े बताते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती है। कुल साक्षरता दर 61.8% थी, जो देश में सबसे कम है। और इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच भी काफी अंतर होगा। हाँ, काफी। पुरुष साक्षरता 71.2% थी, जबकि महिला साक्षरता सिर्फ 51.5%। ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। खैर, आगे बढ़ते हैं भाषाओं पर। यहाँ कौन कौन सी भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं? आधिकारिक भाषाएं तो हिंदी और उर्दू हैं। जी। लेकिन बिहार की असली भाषाई आत्मा बसती है इसकी क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे मैथिली। ये सिर्फ एक बोली नहीं है, इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। जी। इसके अलावा भोजपुरी, मगही, अंगिका और वंजिका जैसी बोलियां हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब आते हैं बिहार के राजकीय प्रतीकों पर। राजकीय पशु कौन है? राजकीय पशु है बैल, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। और राजकीय पक्षी? वो है गौरैया। गौरैया। हाँ, जो इंसानी बस्तियों के आसपास रहती है। और राजकीय वृक्ष है पीपल, जो ज्ञान का प्रतीक है। और फूल? राजकीय फूल है गेंदा। बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं बिहार की जीवन रेखा, यानी यहाँ की नदियों की। बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सबसे मुख्य नदी है गंगा। गंगा तो बिहार को लगभग बीच से 2 हिस्सों में बांटती है ना? हाँ बिल्कुल, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और दोनों हिस्सों की नदियों की प्रकृति भी बहुत अलग है। अच्छा, कैसे?
तही बिहार की नदियां जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती ये सब हिमालय से निकलती हैं तो इनमें पानी ज्यादा होता होगा। हमेशा। और ये अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट यानी गाद लाती हैं। कोसी नदी तो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। हाँ, इसीलिए उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। जी, क्योंकि वो हर साल अप्रत्याशित बाढ़ लेकर आती है। तो फिर दक्षिणी बिहार की नदियां कैसी हैं? दक्षिणी बिहार की नदियां पठारी हैं, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु। ये ज्यादातर बरसाती होती हैं। अच्छा, मतलब गर्मियों में सूख जाती हैं। हाँ, ज्यादातर। फल्गु नदी तो गया में लेत के नीचे ही बहती है। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों पर। इस मामले में बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, सिर्फ एक? कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। और रामसर स्थल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार का पहला रामसर स्थल है बेगूसराय में कांवर झील। कांवर झील। जी। और हाल ही में जमुई में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये तो करंट अफेयर्स के लिए भी जरूरी है। अच्छा, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो बिहार का योगदान तो बहुत बड़ा है। अद्वितीय है। यहाँ 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन से? पहला है बोधगया का महाबोधि मंदिर परिसर, जिसे 2002 में यह दर्जा मिला। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल। और दूसरा है नालंदा महाविहार के पुरातात्विक अवशेष, एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र। इसे 2016 में शामिल किया गया। नालंदा, अद्भुत। अब कला की बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग का नाम तो पूरी दुनिया में है। हाँ, मधुबनी पेंटिंग या जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है और पूरी दुनिया में बिहार की पहचान बन चुकी है। और एक टिकुली कला का भी जिक्र आता है। जी, वो पटना क्षेत्र में प्रचलित है। अब बात करते हैं उन उत्पादों की जिन्होंने बिहार को एक खास पहचान दी है। मैं जीआई टैग की बात कर रहा हूँ। जी, जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसके खास भौगोलिक उद्गम की गारंटी देता है। तो बिहार के किन किन खदानों को ये टैग मिला है? लिस्ट काफी लंबी है। कृषि उत्पादों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का जरदालू आम, कतरनी चावल और मगही पान तो बहुत प्रसिद्ध है। और हाल ही में कुछ और भी जुड़े हैं। हाँ, मिथिला मखाना और पश्चिमी चंपारण के मरचा धान को भी जीआई टैग मिला है। वाह। और हस्तशिल्प में? हस्तशिल्प में मधुबनी पेंटिंग तो है ही, साथ में सूजनी कढ़ाई, सिक्की घास के उत्पाद और भागलपुरी सिल्क को भी ये टैग मिला है। खाने की भी कोई चीज है? हाँ, सिलाव का खाजा एक खास तरह की मिठाई है। जब खाने की बात छिड़ी गई है तो बिहार के लोकप्रिय भोजन का जिक्र तो बनता है। लिट्टी चोखा तो अब नेशनल फूड बन चुका है। लिट्टी चोखा तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। दही चूरा है, खिचड़ी है, सत्तू का शरबत है। चंपारण मीट का भी बहुत नाम सुना है। हाँ, चंपारण मीट अपने बनाने के खास तरीके के लिए बहुत मशहूर हो गया है। और मीठे में मालपुआ, ठेकुआ, पिड़कियां छठ पर्व की तो ये पहचान है। गया का तिलकुट भी बहुत प्रसिद्ध है। जी, और मखाने की खीर भी। हर व्यंजन के पीछे एक कहानी, एक परंपरा जुड़ी है। तो हमने बिहार के नामकरण से लेकर उसके स्वाद तक का एक सफर तय किया। टॉपिक देखते हैं बिहार का जिला दर्शन और उसके सीमावर्ती क्षेत्र। बिल्कुल। तो बिहार की प्रशासनिक बनावट से शुरू करते हैं। हाँ, बताइए, कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं और इन्हें 9 प्रमंडलों मतलब कमिश्नरी में बांटा गया है। 38 जिले और 9 प्रमंडल। और अगर हम इससे भी निचले स्तर पर जाएं तो आंकड़े और भी बड़े हो जाते हैं। बिहार में 101 सब डिवीजन है। 101? जी। और 534 सीडी ब्लॉक, करीब करीब 8,406 पंचायतें और लगभग 45,103 राजस्व गांव हैं। 45,000 गांव, ये तो बहुत ही बड़ा प्रशासनिक ढांचा है। हाँ, काफी गहरा है। चलिए जिलों पे वापस आते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात है और जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं वो है जिलों के मुख्यालय। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कुछ जिलों के नाम और उनके मुख्यालयों के नाम अलग अलग हैं। तो कौन कौन से हैं ऐसे जिले? देखिए, सबसे पहले तो कैमूर। कैमूर जिले का मुख्यालय भभुआ शहर में है। कैमूर का भभुआ, ठीक है। फिर है रोहतास, जिसका मुख्यालय है सासाराम में। अच्छा, सासाराम। जी। इसी तरह भोजपुर का मुख्यालय आरा में है। और सारण का छपरा है ना? बिल्कुल सही, सारण का छपरा। और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी। और पश्चिमी चंपारण का? पश्चिमी चंपारण का बेतिया। एक और है शायद, वैशाली। हाँ, वैशाली। इसका जिला मुख्यालय हाजीपुर में है। तो ये कुल 7 जिले हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इन 38 जिलों को जो 9 प्रमंडलों में बांटा गया है उस व्यवस्था को समझते हैं। जरूर। हर प्रमंडल में जिलों की संख्या अलग अलग है। सबसे बड़े कौन से हैं? 3 प्रमंडल सबसे बड़े हैं जिनमें 6 जिले हैं। पहला है पटना प्रमंडल, राजधानी वाला। जी। इसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर शामिल है। और दूसरा है तिरहुत प्रमंडल। इसमें भी 6 जिले हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। और तीसरा बड़ा प्रमंडल है मुंगेर। इसमें भी 6 जिले हैं। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। तो पटना, तिरहुत और मुंगेर तीनों में 6 जिले। इसके बाद आता है मगध प्रमंडल, जिसमें 5 जिले हैं। गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। और फिर 4 जिलों वाला? हाँ, वो है पूर्णिया प्रमंडल। इसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज आते हैं। ठीक है।
अब बचे 3 जिलों वाले प्रमंडल। जी, ऐसे 3 प्रमंडल हैं। सारण प्रमंडल, जिसमें सारण, सिवान और गोपालगंज हैं। फिर दरभंगा प्रमंडल, इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और तीसरा? और तीसरा है कोसी प्रमंडल। कोसी में कौन कौन से? ठीक है, अब बचे 3 जिलों वाले प्रमंडल। जी, ऐसे 3 प्रमंडल हैं। सारण प्रमंडल, जिसमें सारण, सिवान और गोपालगंज हैं। फिर दरभंगा प्रमंडल, इसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और तीसरा? और तीसरा है कोसी प्रमंडल। कोसी में कौन कौन से? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तो फिर सबसे छोटा कौन सा हुआ? सबसे छोटा है भागलपुर प्रमंडल। इसमें सिर्फ 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। अच्छा, तो न्यूनतम 2 और अधिकतम 6 जिले हैं एक प्रमंडल में। बिल्कुल। ये तो हो गई बिहार की अंदरूनी बनावट। अब जरा बिहार के नक्शे के चारों कोनों पर चलते हैं। हाँ, चलिए। सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? बिहार का सबसे उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। और ठीक इसके उलट सबसे दक्षिण में? सबसे दक्षिणी जिला है गया, और ये बिहार का सबसे गर्म जिला भी माना जाता है। अच्छा। अब पूरब और पश्चिम। सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, यहाँ बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे पश्चिमी? सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। बहुत बढ़िया। अब बिहार की सीमाओं की बात करते हैं। ये तो एक लैंडलॉक्ड राज्य है ना? जी, इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके उत्तर में नेपाल है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हाँ। दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो दक्षिण से शुरू करते हैं। झारखंड से कौन कौन से जिले लगते हैं? झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते 8 हैं। जिले। कौन कौन से? अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो ये हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ? उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले ही लगते हैं। अच्छा, यहाँ भी 8? जी, दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। 1 मिनट, रोहतास का नाम फिर से आया। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। रोहतास झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सटा हुआ है। हाँ। तो सूची पूरी करते हैं। भोजपुर के बाद सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अब पूरब की ओर पश्चिम बंगाल के साथ तो सीमा छोटी लगती है। हाँ, पश्चिम बंगाल से केवल 3 ही जिले सीमा साझा करते हैं। कौन से 3 है ये? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। और अब सबसे महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ। नेपाल के साथ बिहार की एक लंबी सीमा है और इससे 7 जिले जुड़ते हैं। 7 जिले? हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरेरिया और किशनगंज। यहाँ पर कोई ऐसा जिला है जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन होता है? हाँ, एक है शिवहर जिला। नक्शे पर लगता है कि वो नेपाल को छू रहा है, पर असल में वो सीमा साझा नहीं करता। अच्छा जी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के बीच में है। तो ये हो गई पूरी तस्वीर। हाँ, संक्षेप में कहें तो नेपाल के साथ साझा करने वाले जिलों की संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ 8-8 जिले और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार का भौतिक विभाजन। जब हम बिहार का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक विशाल सपाट मैदान और उसमें बहती गंगा की तस्वीर आती है। लेकिन क्या बिहार सिर्फ इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार की भूमि की बनावट, मतलब इसकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वो सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है। सही बात है। यही वो बुनियाद है जिस पर बिहार का इतिहास, इसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों की जिंदगी सब कुछ टिका है। तो अगर हम संरचना के हिसाब से देखें तो हम बिहार को मोटे तौर पर 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्से? अच्छा, एक तो गंगा का मैदान ही होगा, मैं मानकर चल रही हूँ। हाँ, वो तो है ही, और वो सबसे बड़ा हिस्सा भी है, बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा 2 और हैं। सबसे उत्तर में, मतलब नेपाल की सीमा से लगा हुआ शिवालिक श्रेणी का पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका बिहार में? जी। फिर बीच में आता है गंगा का विशाल मैदान, जो बिहार का दिल है, और सबसे दक्षिण में है पठारी क्षेत्र। तो ये 3 हो गए, पहाड़, मैदान और पठार। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि बिहार की ये पहाड़ी पहचान ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती। तो चलिए इसी उत्तरी पहाड़ी हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहाँ पर है और कैसा है? ये पूरा इलाका बिहार के सिर्फ एक ही जिले में है, पश्चिमी चंपारण, उसके उत्तरी हिस्से में। बस एक जिले में? हाँ, बस वहीं। ये हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई श्रृंखला शिवालिक का ही एक हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 932 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के हिसाब से तो बहुत छोटा हुआ। बहुत छोटा, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसे भी हम समझने के लिए 3 उप भागों में देखते हैं। अच्छा, इसके भी 3 हिस्से हैं? हाँ, पहला है रामनगर दून। दून का मतलब होता है एक लंबी चौड़ी घाटी जो पहाड़ियों के बीच में हो। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है। इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई भी सिर्फ 240 मीटर के आसपास है। तो ये एक तरह से तराई का इलाका हुआ, हल्की फुल्की पहाड़ियों वाला। बिल्कुल। लेकिन दूसरा भाग, जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, वो काफी अलग है। सोमेश्वर श्रेणी की बात कर रहे हैं आप? आपने सही पकड़ा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है सोमेश्वर श्रेणी। इसका फैलाव भले ही सिर्फ 75 वर्ग किलोमीटर में है, लेकिन यही वो जगह है जो बिहार को उसकी सबसे ऊंची चोटी देती है। अच्छा। सोमेश्वर किले के पास इसकी ऊंचाई 880 मीटर तक पहुंच जाती है। और यही बिहार का सर्वोच्च स्थान है। 880 मीटर। ये तो बिहार की उस सपाट छनों को पूरी तरह से तोड़ देता है। बिल्कुल। और इसका सिर्फ भौगोलिक ही नहीं, सामरिक महत्व भी है। वो कैसे? इस श्रेणी का जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। एक नेचुरल बॉर्डर। जी। और क्योंकि ये पहाड़ बहुत पुराने नहीं है,
चट्टानें नरम है तो नदियों ने इन्हें काटकर कई दर्रे मतलब पासेस बना दिए हैं। जैसे सोमेश्वर दर्रा है, भिकनाथ होड़ी है, मारवा दर्रा है। तो ये दर्रे एक तरह से पहाड़ों के बीच बने हुए हाईवे हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। सदियों से ये दर्रे भारत और नेपाल के बीच आने जाने व्यापार का रास्ता रहे। और तीसरा उपभाग हमने दो की बात की, रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी। इन दोनों के बीच में है दून घाटी, ओके, जिसे स्थानीय तौर पर हरहा घाटी भी कहते हैं। ये करीब 24 किलोमीटर लंबी घाटी है जिसे हरहा नदी ने बनाया है। तो एक तरफ निचली पहाड़ियां, दूसरी तरफ ऊंची श्रेणी और बीच में ये घाटी। बिल्कुल, एक खूबसूरत तस्वीर बनती है। तो ये तो हुई बिहार की वो छोटी सी पहाड़ी सीमा, लेकिन जैसे ही हम इन पहाड़ियों से नीचे उतरते हैं हम बिहार के असली दिल में दाखिल होते हैं। वो विशाल मैदान जिसने न सिर्फ इस राज्य का लगभग 96% हिस्सा घेरा है बल्कि इसकी किस्मत भी लिखी है। बिल्कुल, बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96.27% हिस्सा मैदानी है, इसलिए तो बिहार की पहचान ही एक मैदानी राज्य के तौर पर है। इस मैदान को गंगा और उसकी सैकड़ों सहायक नदियों ने लाखों सालों में अपनी लाई हुई मिट्टी, जिसे हम अवसाद कहते हैं, उससे बनाया है। और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है ना? हाँ, ये रुकी नहीं है। हर साल बाढ़ के साथ नदियां नई मिट्टी लाकर बिछाती हैं। और इसी मैदान की एक खासियत है जो इसके लिए वरदान भी है और कह सकते हैं अभिशाप भी, और वो है इसकी ढाल। आपने सबसे अहम बात पकड़ ली। इस पूरे मैदान की ढाल बहुत ही कम है, औसतन सिर्फ 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। 1 मिनट, बस 6 सेंटीमीटर? जी। 1 किलोमीटर में? इसका मतलब है कि अगर हम 1 किलोमीटर आगे जाएं तो जमीन सिर्फ मतलब उंगलियां जितनी ही नीचे जाएगी। एकदम, ये तो लगभग सपाट ही हुआ। और इसीलिए बाढ़ आती है। यही वजह है, जब मानसून में नदियों में नेपाल और तिब्बत से भारी मात्रा में पानी आता है तो इतनी कम ढाल की वजह से वो तेजी से बहकर निकल नहीं पाता। नतीजा ये होता है कि पानी किनारों को तोड़कर दूर दूर तक फैल जाता है। और इस विशाल मैदान के ठीक बीच से गंगा नदी बहती है जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है। हाँ, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। और ये सिर्फ भौगोलिक बंटवारा नहीं है, मतलब इन दोनों मैदानों का चरित्र, इनकी प्रकृति भी एक दूसरे से काफी अलग है। तो पहले उत्तरी मैदान की बात करते हैं। इसका चरित्र कैसा है? उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल करीब 56,980 वर्ग किलोमीटर है। इसकी ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान को बनाने का श्रेय गंगा की उत्तरी सहायक नदियों को जाता है, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ये सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। तो अपने साथ बहुत सारा पानी और गाद लाती होंगी। बिल्कुल, और इन नदियों की वजह से यहाँ दोआब भी बहुत बनते हैं, है ना? हाँ, दोआब यानी 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। जी, यहाँ घाघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी दोआब है और कोसी महानंदा दोआब। गंडक और कोसी के बीच का जो इलाका है उसे हम मिथिला क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कोसी का नाम आता है एक ही बात याद आती है, बिहार का शोक। इसे ये नाम क्यों मिला? ऐसा क्या करती है ये नदी? कोसी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो बहुत अनुशासनहीन नदी है। अनुशासनहीन? हाँ, मतलब वो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। हिमालय की ऊंचाई से जब वो मैदान में उतरती है तो अपने साथ इतना ज्यादा मलबा लाती है कि उसका अपना ही रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा, तो फिर पानी कहीं और से रास्ता बनाता है? हाँ, फिर पानी रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। लगभग हर साल एक नया रास्ता खोज लेता है। नतीजा ये होता है कि जिन इलाकों में लोगों ने कभी बाढ़ नहीं देखी होती वहां अचानक सब कुछ डूब जाता है। ओह, इसी अप्रत्याशित स्वभाव के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिल्कुल। ये तो हुई उत्तरी मैदान की कहानी। अब गंगा के पार चलते हैं दक्षिणी मैदान की तरफ। उसे मगध का मैदान भी कहते हैं ना? वो उत्तरी मैदान से कैसे अलग है? दक्षिणी मैदान का क्षेत्रफल लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर है और इसे बनाने वाली नदियां पठारी भारत से निकलती हैं, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु। तो इनमें उतना पानी और गाद नहीं होता होगा जितना हिमालय की नदियों में होता है। सही कहा, इसलिए यहाँ बाढ़ की वैसी विभीषिका नहीं है जैसी उत्तर में है। लेकिन यहाँ की एक अपनी अनोखी भौगोलिक पहचान है। और वो क्या है? यहाँ गंगा के दक्षिणी तट के समानांतर पटना से लखीसराय तक जमीन थोड़ी नीची है, एक गर्त जैसी है। अच्छा। बारिश के मौसम में इस पूरे इलाके में पानी जमा हो जाता है और ये एक विशाल जलमग्न क्षेत्र में बदल जाता है। इन क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में ताल कहते हैं। 1 मिनट, मतलब बारिश के मौसम में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है। ये तो एक समस्या लगती है। हाँ, देखने में तो लगती है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। जब बारिश का मौसम खत्म होता है तो ये पानी धीरे धीरे सूख जाता है, पर अपने पीछे ये उपजाऊ मिट्टी की एक मोटी परत छोड़ जाता है। ओह, तो ये जमीन बाद में खेती के काम आती होगी? ये जमीन रबी फसलों, खासकर दालों और गेहूं के लिए सोने जैसी होती है। मतलब जो बारिश में एक समस्या जैसा दिखता है वही बाद में वरदान बन जाता है। बिल्कुल। बढ़िया ताल, मुकामा ताल, फतुहा ताल, ये सब इसी के बेहतरीन उदाहरण हैं। अद्भुत। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक बेहतरीन उदाहरण है ये। तो इन मैदानों से अब हम अपने सफर के तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। हाँ, जैसे ही हम दक्षिणी मैदान के और दक्षिण में जाते हैं, जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और हम बिहार के सबसे पुराने भूभाग में पहुंच जाते हैं। ये क्षेत्र असल में झारखंड के छोटा नागपुर पठार का ही उत्तरी विस्तार है। अच्छा, तो जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ तो पठार का ज्यादातर हिस्सा झारखंड में चला गया, लेकिन उसका उत्तरी किनारा बिहार में रह गया। और ये पट्टी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये पश्चिम में कैमूर जिले से शुरू होकर पूर्व में बांका तक एक संकरी पट्टी के रूप में फैली है। यहाँ की चट्टानें बहुत पुरानी और कठोर हैं, ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसी।
इस पठारी क्षेत्र को भी हम 4 प्रमुख भागों में देख सकते हैं। इसका पहला भाग कौन सा है? सबसे पश्चिम में है कैमूर का पठार, जो रोहतास और कैमूर जिलों में है। ये असल में विंध्य पर्वत श्रृंखला का ही पूर्वी हिस्सा है। अच्छा, ये विंध्य का ही एक्सटेंशन है। जी, ये बलुआ पत्थर की चट्टानों के लिए जाना जाता है और यहाँ बिहार के कुछ सबसे खूबसूरत झरने और गुफाएं मिलती हैं। और कैमूर से पूर्व की ओर बढ़ने पर तब हम गया के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहाँ कोई एक बड़ी श्रृंखला नहीं है, बल्कि गया शहर के आसपास कई अकेली गुमटी के आकार की पहाड़ियां हैं, जिनकी धार्मिक अहमियत बहुत है। बिल्कुल, भौगोलिक से ज्यादा धार्मिक और सांस्कृतिक है। आप प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनी जैसी पहाड़ियां और बराबर की पहाड़ियां, जहां भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित गुफाएं हैं, वो मौर्य काल की विरासत है। और इसके बाद तो राजगीर आता है, जो शायद बिहार का सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी इलाका है। बिल्कुल। तीसरा हिस्सा है राजगीर गिरिया के पहाड़ी क्षेत्र। ये पर्यटन और इतिहास का संगम है। राजगीर शहर खुद 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है: विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। ये पहाड़ियां तो प्राचीन मगध साम्राज्य की पहली राजधानी के लिए एक प्राकृतिक किले का काम करती थीं। बिल्कुल, आज भी आप रत्नागिरी पहाड़ी पर बने विश्व शांति स्तूप को देख सकते हैं। तो ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो इतिहास के गवाह हैं। और सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? चौथा और अंतिम भाग है नवादा, क्यूल और बांका का पहाड़ी क्षेत्र। इसमें जमुई और मुंगेर में फैली खड़गपुर की पहाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा शेखपुरा, बिहार शरीफ और जमालपुर की छोटी छोटी पहाड़ियां और बांका की मंदार पहाड़ी भी इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। ये सब मिलकर बिहार की दक्षिणी सीमा बनाते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार की जलवायु। बिल्कुल, और बिहार की जलवायु को समझना मतलब एक तरह से वहाँ की पूरी जिंदगी, वहाँ की खेती बाड़ी, अर्थव्यवस्था, सब कुछ समझना है। हाँ, और अक्सर लोग क्लाइमेट यानी जलवायु और वेदर यानी मौसम, इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। सही बात है, जबकि इनमें एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। हाँ, मौसम तो मतलब आज का दिन कैसा है या ये हफ्ता, धूप है, बारिश है। हाँ, बहुत शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन जलवायु एक लंबी कहानी है। समझिए 30-40 साल का औसत पैटर्न। अच्छा, तो बिहार की जलवायु के लिए जो एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होता है वो है संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हाँ, सुनने में थोड़ा भारी भरकम है। थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा। चलिए इसे ही तोड़ते हैं। मानसूनी तो साफ है, हाँ, कि मानसून का जबरदस्त असर है। अब आते हैं उपोष्ण कटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल पर। देखिए, हमारी धरती पर कर्क रेखा एक बहुत जरूरी लाइन है। बिहार की जो लोकेशन है वो इस रेखा के ठीक उत्तर में है। अच्छा, तो जो इलाके इसके दक्षिण में है वो ट्रॉपिकल हो गए। बिल्कुल, जहां साल भर जबरदस्त गर्मी और नमी रहती है। बिहार चूंकि उसकी ठीक ऊपर है, तो यहाँ गर्मी तो है पर मौसम भी बदलते हैं, सर्दियां भी आती हैं, इसीलिए ये उपोष्ण कटिबंधीय है। और ये संशोधित या मॉडिफाइड शब्द क्यों, ये सबसे जरूरी लगता है? ये सबसे जरूरी है। ये बताता है कि बिहार की जलवायु को 2 विशाल ताकतें मिलकर बना रही हैं, उसे मॉडिफाई कर रही हैं। कौन सी 2 ताकतें? उत्तर में खड़ा हिमालय और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी। असल में बिहार की पूरी जलवायु इन दोनों के बीच एक रस्साकशी का खेल है। ये बहुत दिलचस्प है। तो इस रस्साकशी का असर जमीन पर कैसे दिखता है? मतलब क्या पूरे बिहार में एक जैसा ही मौसम रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खासियत है। बिहार के जो पूर्वी हिस्से हैं, जैसे किशनगंज, पूर्णिया, हाँ, ये बंगाल की खाड़ी के ज्यादा नजदीक हैं, तो वहाँ की हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। तो बारिश भी ज्यादा होगी। कि सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। और इसलिए शायद वहाँ चाय के बागान भी हैं। सही पकड़ा आपने। चाय और जूट, इन दोनों को बहुत पानी चाहिए। अब इसी के ठीक उलट जब आप बिहार में पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, मतलब रोहतास या औरंगाबाद की तरफ, हाँ, तो वो जो मानसूनी हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी से चलकर जब तक वहां पहुंचती हैं, अपनी ज्यादातर नमी रास्ते में ही गिरा चुकी होती हैं। बिल्कुल, तो पश्चिम बिहार तक पहुंचते पहुंचते वो हवाएं काफी सूखी हो जाती हैं। नतीजा ये होता है कि औरंगाबाद राज्य के सबसे कम वर्षा वाले जिलों में से एक है। कमाल है, मतलब एक ही राज्य में एक तरफ बाढ़ का खतरा, दूसरी तरफ सूखे का। यही बिहार की जलवायु की सच्चाई है। और औसत वर्षा का आंकड़ा जो करीबन 112 सेंटीमीटर है, वो पूरी कहानी नहीं बताता। तो जाहिर है भूगोलविदों ने इस विविधता को क्लासिफाई करने की, मतलब वर्गीकरण करने की कोशिश की होगी। कई विद्वानों ने की है, कोपेन, थॉर्नवेट, त्रिवर्था, लेकिन कोपेन का वर्गीकरण सबसे ज्यादा माना जाता है। क्यों? ऐसा क्या खास है उसमें? क्योंकि वो तापमान और वर्षा के आधार पर बहुत सटीक तरीके से इसे समझाते हैं। उन्होंने बहुत सिंपल सी लाइन खींची। कौन सी लाइन? गंगा नदी। अच्छा। उन्होंने कहा कि गंगा नदी सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि जलवायु को भी लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, गंगा के उत्तर वाले हिस्से को उन्होंने कहा CWG और दक्षिण वाले हिस्से को AW। ये CWG और AW क्या है? कोई कोड वर्ड है? एक तरह से शॉर्ट हैंड समझिए। CWG का मतलब है गंगा के मैदानों वाली क्लासिक जलवायु, मतलब गर्मियां बारिश वाली और सर्दियां ठंडी और सूखी, जो चावल और गेहूं की खेती के लिए बेस्ट है। बिल्कुल। और AW जो है यानी दक्षिणी बिहार, वो थोड़ा ट्रॉपिकल सवाना जैसा है। सवाना जैसा। हाँ, मतलब गर्मियां तो यहाँ भी गर्म और बारिश वाली हैं, लेकिन सर्दियां थोड़ी कम ठंडी और ज्यादा सूखी होती हैं। ये दिखाता है कि यहाँ की जमीन थोड़ी पठारी है।
तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि समय के साथ यानी साल भर में ये मौसम कैसे बदलता है। शुरुआत गर्मी से ही करें, जो सबसे मुश्किल होती है। बिल्कुल। बिहार में गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु मार्च में दस्तक देती है और मध्य जून तक मतलब अपना रौद्र रूप दिखाती है। तापमान 45 डिग्री तक चला जाता है ना। हाँ, और गया जिला तो अपनी भीषण गर्मी के लिए जाना ही जाता है। वहाँ तो औसत तापमान ही 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इसी मौसम में लू का प्रकोप होता है। ये सिर्फ गर्म हवा तो नहीं है। नहीं, ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बहुत ही शुष्क और झुलसा देने वाली हवा है। लेकिन इसी भीषण गर्मी के बीच मई जून में एक राहत भी आती है। आप काल बैसाखी की बात कर रही हैं? हाँ, काल बैसाखी या नॉरवेस्टर ये सिर्फ एक तूफान नहीं है, ये एक घटना है। दिन भर की गर्मी के बाद अचानक जोरदार हवाओं के साथ बारिश। ये तो वरदान जैसा लगता होगा। है भी, खासकर पूर्वी बिहार में आम और लीची की फसल के लिए ये बहुत फायदेमंद है। और फिर गर्मी के इस चरम के बाद आखिरकार मानसून आता है। हाँ, मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु। और ये जानना जरूरी है कि राज्य की लगभग 85% बारिश 85%? हाँ, इन्हीं 4 महीनों में होती है। बिहार की पूरी कृषि इसी पर टिकी है। और इस मौसम की एक और पहचान है उमस, वो चिपचिपी गर्मी। बिल्कुल, हवा में नमी 80-90% तक पहुंच जाती है और तापमान भी ऊंचा रहता है। बहुत ही असहज करने वाला मौसम होता है। और बारिश का वितरण तो जैसा हमने पहले बात की वो एक जैसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर यह घटती जाती है। किशनगंज में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा तो औरंगाबाद में 100 से भी कम। तो गर्मी और बारिश के इस तीव्र चक्र के बाद आखिरकार राहत वाली सर्दी आती है। हाँ, नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु। ये बिहार का सबसे सुहाना मौसम माना जाता है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है शायद। हाँ, जब तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, आसमान साफ, हल्की पछुआ हवा, बहुत अच्छा मौसम होता है। लेकिन क्या सर्दियों में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है? रबी की फसल के लिए मैंने सुना है। हाँ, होती है। दिसंबर और जनवरी में कभी कभार चक्रवाती वर्षा होती है। ये भूमध्य सागर से उठे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अच्छा। ये बहुत तेज नहीं होती, फुहारों जैसी होती है, लेकिन गेहूं और मक्का जैसी फसलों के लिए अमृत की तरह काम करती है। इसे मावठ भी कहते हैं। तो सर्दी का मौसम हर लिहाज से अच्छा ही है या इसका भी कोई नकारात्मक पहलू है? एक है, राज्य के उत्तरी इलाकों में खासकर शिवालिक के पास पाला गिरता है। पाला? हाँ, जब तापमान 0 के करीब पहुंच जाता है तो हवा की नमी जम जाती है और ये पाला आलू टमाटर जैसी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। अच्छा, तो तराई के किसानों के लिए एक चिंता की बात है। बिल्कुल। अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार की मिट्टियां। तो चलिए बिहार की मिट्टी को समझने के लिए इसे 3 मुख्य भागों में बांटकर देखते हैं। हाँ, ये सबसे आसान तरीका है। पहला हो गया उत्तरी बिहार का मैदान, फिर गंगा के दक्षिण में दक्षिणी बिहार का मैदान, और बिल्कुल आखिर में दक्षिण का पठारी हिस्सा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उत्तरी बिहार के मैदान से। यहाँ की मिट्टी का जो निर्माण है वो तो हिमालय से आने वाली नदियों से ही हुआ होगा। बिल्कुल, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये नदियां अपने साथ जो जलोढ़ मतलब सिल्ट लाती हैं, उसी से ये पूरा मैदान बना है। अच्छा, और इस जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है? देखिए, इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना तो काफी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और जो जैविक पदार्थ होते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, उसकी कमी पाई जाती है। अच्छा, नाइट्रोजन की कमी, ये तो फसलों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। यही वजह है कि किसानों को यूरिया जैसी खाद पर निर्भर रहना पड़ता है। समझ गई। अब इस उत्तरी मैदान को भी 4 उप वर्गों में बांटा गया है ना? जी हाँ, 4 प्रकार हैं। सबसे उत्तर में है पर्वतपदी मृदा, जिसे पीडमोट सॉइल भी कहते हैं। ये तो नाम से लग रहा है पश्चिमी चंपारण के पहाड़ी इलाके में होगी। हाँ, सोमेश्वर श्रेणी के पास। इसमें कंकर पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है और बारिश भी खूब होती है, तो मिट्टी थोड़ी दलदली सी रहती है। और परीक्षा के लिहाज से इसमें क्या खास है? इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसी क्षेत्र को भाबर का मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं और ये मिट्टी थोड़ी अम्लीय मतलब एसिडिक होती है। ठीक है। अब दूसरा प्रकार है तराई मिट्टी। हाँ, ये पर्वतपदीय मिट्टी के ठीक दक्षिण में एक पतली पट्टी की तरह फैली है, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक। इसका रंग हल्का भूरा या पीला बताया गया है। जी, और इसमें भी दलदली गुण होते हैं, पानी काफी रहता है। तो फिर यहाँ धान, गन्ना और पटसन जैसी फसलें खूब होती होंगी जिन्हें पानी ज्यादा चाहिए। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, बांगर मिट्टी। हाँ, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। हाँ, ये तराई के दक्षिण में मिलती है। पुरानी जलोढ़ का मतलब है कि अब यहाँ नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, तो ये खादर के मुकाबले कम उपजाऊ होगी। हाँ, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है और इसमें चूना और क्षारीय तत्वों की भी कमी होती है। इसका विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है? ये आपको पूर्णिया और सहरसा जिले का जो कोसी क्षेत्र है वहाँ सबसे ज्यादा मिलेगी। और यहाँ फसलें कौन सी होती हैं? सिंचाई की मदद से गन्ना, गेहूं, धान और मक्का ये सब उगाया जाता है। ठीक है। और अब उत्तरी मैदान की चौथी और सबसे खास मिट्टी, खादर मिट्टी। हाँ, नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन मतलब नई? हाँ, तो यहाँ हर साल बाढ़ आती है। जी, गंगा, गंडक, कोसी जैसी नदियां हर साल बाढ़ के साथ नई उपजाऊ मिट्टी की एक परत बिछा देती हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होगी। सबसे ज्यादा उपजाऊ। इसीलिए सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सब क्षेत्रों में खेती बहुत अच्छी होती है। चलिए, तो ये तो हुई गंगा के उत्तर की बात। अब नदी पार करके दक्षिणी बिहार के मैदान में चलते हैं। हाँ, यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है।
यहाँ की मिट्टी सोन, पुनपुन, फल्गु जैसी नदियों से बनी है, जो छोटा नागपुर पठार से आती हैं। तो यहाँ भी मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। जी, यहाँ भी 4 मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहला है करेल कवाल मिट्टी। ये भी पुरानी जलोढ़ है। तो पुरानी जलोढ़, लेकिन ये उत्तर की बांगर जैसी नहीं है। ये बहुत उपजाऊ होती है। अच्छा। जी, ये रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर तक एक बड़ी पट्टी में फैली है। इसका रंग भूरा पीला होता है। और इसकी खासियत? इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, पानी को अच्छे से पकड़ कर रखती है। ठीक है। दूसरा प्रकार है टाल मृदा। ये नाम तो बहुत सुना है। हाँ, ये बहुत खास मिट्टी है। ये गंगा के दक्षिणी किनारे पर पटना से भागलपुर तक बस एक 8-10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मिलती है। और ये भी बहुत उपजाऊ होती है। बहुत ज्यादा। मानसून में ये पूरा इलाका डूब जाता है और जब पानी उतरता है तो अपने पीछे एक नम और उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाता है। बिल्कुल। इसका रंग धूसर यानी ग्रे होता है और ये रबी की फसलों के लिए, खासकर दलहन के लिए बेहतरीन है। इसीलिए इस इलाके को दाल का कटोरा भी कहते हैं ना। सही कहा आपने। चलिए अब तीसरी मिट्टी पर आते हैं, बलथर मृदा। ये दक्षिणी मैदान और छोटा नागपुर पठार के बिल्कुल बीच में एक संकरी पट्टी में मिलती है। इसका रंग पीलापन लिए हुए लाल है और ये अम्लीय है। जी, और इसमें रेत और कंकर की अधिकता होती है। तो मतलब ये पानी नहीं रोक पाती होगी और कम उपजाऊ होगी। एकदम सही। ये कम उपजाऊ है, इसलिए यहाँ ज्वार, बाजरा, अरहर जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जिन्हें कम पानी चाहिए। ठीक है। और दक्षिणी मैदान का चौथा प्रकार है कगार मृदा। ये सोन, फल्गु और क्यूल नदियों के किनारों पर एक बहुत ही संकरी पट्टी में मिलती है। इसमें चूने की प्रधानता होती है, पर ये कम उपजाऊ है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ चूना होना काफी नहीं है। मिट्टी में बाकी पोषक तत्वों का संतुलन भी जरूरी है, जो इसमें नहीं होता। तो यहाँ क्या उगता है? यहाँ मक्का, जौ, सरसों और कुछ सब्जियां उगा ली जाती हैं। चलिए, तो अब हम बिहार के सबसे दक्षिणी हिस्से में पहुंच गए हैं। दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। हाँ, ये वो इलाका है जो झारखंड से सटा हुआ है। यहाँ की मिट्टी नदियों से नहीं बल्कि चट्टानों के टूटने से बनी है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें जैसे ग्रेनाइट और नीस। बिल्कुल, उनके टूटने से ये मिट्टी बनती है। इसे भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला है लाल एवं पीली मृदा। जी, ये जमुई, बांका, मुंगेर, गया, नवादा इन सबके पठारी क्षेत्रों में मिलती है। और इसका रंग लाल क्यों होता है? लोहे की वजह से। हाँ, लौह तत्व यानी आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। जब इसमें नमी बढ़ती है तो ये पीली दिखने लगती है। और ये उपजाऊ होती है? नहीं, ये कम उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत कमी होती है। तो यहाँ भी मोटे अनाजी होते होंगे? हाँ, यहाँ भी ज्यादातर मक्का और जौ ही उगाया जाता है। और पठारी क्षेत्र का दूसरा और आखिरी प्रकार है लाल बलुई मृदा। ये आपको रोहतास और कैमूर के पठारी भागों में मिलेगी। तो ये पहली वाली लाल मिट्टी से अलग कैसे है? बस बालू ज्यादा है? बिल्कुल, इसमें बालू की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से इसकी पानी सोखने की क्षमता और भी कम हो जाती है। मतलब ये उससे भी कम उपजाऊ हुई? जी, ये और भी कम उपजाऊ है। इसलिए यहाँ की खेती भी मक्का और जौ जैसे बहुत ही मजबूत मोटे अनाजों तक ही सीमित। देखिए, बिहार के जो खनिज संसाधन हैं उन्हें हम 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं, धात्विक और अधात्विक, है ना? जी, धात्विक मतलब जिनसे हमें धातु मिलती है, जैसे सोना, तांबा। ये चमकीले होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और अधात्विक जैसे कोयला या चूना पत्थर? एकदम सही। ये भंगुर होते हैं, चमकहीन होते हैं और ऊष्मा विद्युत के कुचालक। और सबसे जरूरी बात यह है कि बिहार का ज्यादातर जो खनिज भंडार है वो राज्य के दक्षिणी हिस्से में है। अच्छा। हाँ, वो पूरा इलाका जो छोटा नागपुर पठार से सटा हुआ है। मतलब रोहतास, गया, जमुई, मुंगेर ये सारे जिले? जी, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर, यही वो हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, पाइराइट। जी, पाइराइट। और इसके बारे में जो पहली जानकारी है वही सबसे बड़ी है कि पाइराइट उत्पादन में बिहार पूरे भारत में अकेला राज्य है। बिल्कुल, ये एक मोनोपोली है, यूं कहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये मिलता है रोहतास जिले की अमझोर की पहाड़ियों में। और इसका भंडार कितना है? भंडार भी कोई छोटा मोटा नहीं है, लगभग 40 करोड़ टन। 40 करोड़ टन। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका मुख्य उपयोग है उर्वरक उद्योग में, खाद बनाने में। जी। पाइराइट जो है वो असल में गंधक मतलब सल्फर का एक बहुत बड़ा स्रोत है और खाद के लिए गंधक बहुत जरूरी है। समझ गया। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी बिहार के लिए, खासकर रोहतास जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैमूर की पहाड़ियों में। सही कहा। हाँ बिल्कुल, कैमूर की पहाड़ियों में इसका करीब 210.85 मिलियन टन का भंडार है। और ये तो सीमेंट उद्योग की रीढ़ है। सीमेंट उद्योग का तो ये प्रमुख कच्चा माल है ही, लेकिन इसके अलावा इसका इस्तेमाल चीनी, रसायन, कागज और यहाँ तक के वस्त्र उद्योग में भी होता है। अच्छा, इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? मुख्य केंद्र है रोहतासगढ़, चुनहटन, दिहरी ऑन सोन और बंजारी। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं, अब्रक यानी कि माइका। जी, माइका। ये आपको मिलेगा नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और गया जिलों में। इसकी क्या खासियत है? अब्रक मतलब माइका एक बहुत हल्का खनिज है जो रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों में मिलता है, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये विद्युत का कुचालक है। मतलब एक इंसुलेटर है। बिल्कुल, और इसी गुण की वजह से ये बिजली और दूसरे कई उद्योगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब अगला टॉपिक है चीनी मिट्टी या चाइना क्ले। हाँ, चाइना क्ले आपको भागलपुर, बांका और मुंगेर जिलों में मिलेगा। इसका उपयोग तो सिर्फ बर्तन बनाने में होता होगा?
नहीं, बर्तन तो बनते ही हैं, पर वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसका इस्तेमाल विद्युत प्रतिरोधी उपकरण बनाने में, कीटनाशक, कॉस्मेटिक्स, कागज और उर्वरक उद्योग में भी होता है। वाह, ये तो काफी वर्सेटाइल है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट एक तरह का पत्थर है। ये आपको मुंगेर जिले में, खड़गपुर की पहाड़ियों में और जमुई में चकाई की पर्वत श्रृंखलाओं में मिलेगा। और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री के तौर पर। समझ गया। अब अगला टॉपिक है फेल्सपार। फेल्सपार भी नवादा, जमुई और गया जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसके उपयोग बड़े दिलचस्प हैं। एक तो बर्तनों पर एनामल करने में, अच्छा, दूसरा विद्युत रोधी उपकरण बनाने में, और यहाँ तक कि कृत्रिम दांत बनाने में भी। कृत्रिम दांत, ये तो सच में दिलचस्प है। चलिए अब अगला टॉपिक है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आपको मिलेगा नवादा, बांका, जमुई, गया और मुंगेर में। इसका भंडार कितना अनुमानित है? लगभग 11,000 मीट्रिक टन। और इसका उपयोग? इलेक्ट्रॉनिक्स में, धमन भट्टी में, विद्युत और कांच उद्योग में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज की। अगला टॉपिक है बॉक्साइट। जी, बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। ये बिहार में कहाँ मिलता है? ये मुख्य रूप से मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में मिलता है। कुछ हिस्से रोहतास में भी हैं। मुंगेर में ही इसका करीब 1.5 मिलियन टन का भंडार है। और यहाँ के बॉक्साइट की गुणवत्ता कैसी है? यहाँ जो बॉक्साइट पाया जाता है वो बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी का माना जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक ऐसे खनिज की बात करते हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा रहा है। अगला टॉपिक शोरा, सॉल्ट पीटर। हाँ, शोरा की कहानी तो सीधे सीधे बिहार के इतिहास से जुड़ी है। ये आपको बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सिवान, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में मिलेगा। इसका उपयोग तो विस्फोटक बनाने में होता है ना? बिल्कुल, विस्फोटक, उर्वरक और कुछ रासायनिक पदार्थों के निर्माण में। और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही इसका यहाँ से निर्यात होता था। ये उस वक्त की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा था। मतलब ये सिर्फ एक खनिज नहीं, इतिहास का गवाह भी है। सही कहा। अब अगला टॉपिक देखते हैं स्लेट। स्लेट भी आपको मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में ही मिलेगा। इसका भंडार कितना है? अनुमान है कि करीब 2.5 मिलियन टन का भंडार है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के तौर पर और कुछ औद्योगिक कामों में होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है गैलीना। जी, गैलीना। ये लेड यानी सीसा धातु का प्रमुख अयस्क है। और ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से तो बांका जिले में, लेकिन इसका विस्तार जमुई और मुंगेर तक है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग आणविक संयंत्र निर्माण में होता है, पेंट और रसायन उद्योग में भी होता है। आणविक संयंत्रों में, मतलब ये काफी महत्वपूर्ण है। जी। अब बात करते हैं सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन आपको मिलेगा रोहतास की कैमूर पहाड़ियों में। इसका उपयोग तो निर्माण कार्यों में ही होता होगा। हाँ, सजावटी पत्थर के रूप में, शीशा उद्योग में और निर्माण कार्यों में। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं सोपस्टोन। सोपस्टोन आपको मिलेगा जमुई जिले के शंकरपुर क्षेत्र में। सोपस्टोन का इस्तेमाल तो कॉस्मेटिक्स में होता है। हाँ ना? बिल्कुल। सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक्स जी। और पेंट उद्योग में इसका मुख्य उपयोग है। अब एक बहुत ही रोमांचक संभावना की बात करते हैं। अगला टॉपिक है खनिज तेल एवं गैस। हाँ, और ये एक संभावित गेम चेंजर हो सकता है। जी। भूतात्विक अन्वेषण से ये पता चला है कि बिहार का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, खासकर पूर्णिया, कटिहार और कोसी बेल्ट, जी। वहाँ पर तेल और गैस के प्रचुर भंडार होने की बहुत बड़ी संभावना है। अभी खोज का काम चल रहा है। अगर ये सच होता है तो ये तो राज्य के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। बहुत बड़ा। चलिए अब उस खनिज पर आते हैं जिसकी हाल में बहुत चर्चा हुई है। अगला टॉपिक सोना, गोल्ड। जी, सोना। और इसकी चर्चा होनी भी चाहिए थी। ये मिला है जमुई जिले में, सोनो प्रखंड का करमतिया क्षेत्र है। और इसका भंडार कितना है? जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। राज्य में सोने का कुल संचित भंडार 128.88 मिलियन टन अयस्क आंका गया है। 128 मिलियन टन अयस्क। जी। अगर इसका सही से खनन होता है तो ये न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ये तो सच में क्रांतिकारी खोज है। और सोने के साथ साथ एक और रणनीतिक खनिज की भी बात हुई है। अगला टॉपिक है यूरेनियम। हाँ, और यूरेनियम के भंडार गया जिले में पाए गए हैं। इसका क्या महत्व है? यूरेनियम परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। मतलब परमाणु ऊर्जा के लिए। जी, और भारत अपनी यूरेनियम की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, तो देश में इसका मिलना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी खबर है। बिल्कुल ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है रे। ये क्या है? रे असल में एक प्रकार की क्षारीय मृदा है। अच्छा, मिट्टी। जी, ये पटना, गया और मुंगेर जिलों के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ गया। अब अगला टॉपिक है टिन। टिन के भंडार भी गया जिले में मिले हैं, देवराज तथा कुरखंड क्षेत्रों में। और ये किस खनिज से मिलता है? ये कैसेट्राइट नाम के खनिज से मिलता है। इसका उपयोग कई तरह की मिश्र धातुएं बनाने में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीसा यानी लेड की। हमने इसके अयस्क गैलीना की बात की थी। हाँ। तो सीसा गैलीना से ही प्राप्त होता है और इसके भंडार भागलपुर जिले में है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बैटरी निर्माण में, सुरक्षा उपकरणों में, गोला बारूद बनाने में और ग्लास उद्योग में भी। अब अगला टॉपिक है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस आपको मुंगेर जिले में मिलेगा। ये धारवाड़ युग की चट्टानों में पाए जाने वाला एक चमकीला और रेशेदार खनिज है। इसका मुख्य उपयोग क्या है? मुख्य रूप से भवन निर्माण के कार्यों में। ठीक है। सोडियम सॉल्ट। जी, सोडियम सॉल्ट। ये गया, नवादा,
पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल रासायनिक उद्योग में होता है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। जी बिल्कुल। और सबसे पहले शायद ये समझ लेना चाहिए कि जलप्रपात मतलब वाटरफॉल होता क्या है। हाँ, एक बेसिक परिभाषा। बस इतना कि जब पानी का कोई तेज बहाव कोई नदी किसी पहाड़ी या पठार से ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसे ही जलप्रपात कहते हैं। और बिहार के संदर्भ में ये बात मतलब काफी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बिहार को तो हम सब एक मैदानी राज्य के तौर पे ही जानते हैं। बिल्कुल सही, यही सबसे आम धारणा है। लेकिन बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है वो असल में छोटा नागपुर पठार का ही एक विस्तार है। अच्छा, ओके। और इसी पठारी भाग में, इसी उबड़ खाबड़ इलाके में हमें ये जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से कौन से जिले हैं ये? मुख्य रूप से ये कैमूर, रोहतास और नवादा जिलों में है, और इनमें से भी मतलब ज्यादातर आपको रोहतास और कैमूर में ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ककोलत जलप्रपात की। शुरुआत वहीं से करते हैं। हाँ, ककोलत से शुरू करना अच्छा रहेगा। ये नवादा जिले में है। नवादा में? जी। और इसका नाम याद रखना बड़ा आसान है, क्योंकि ये ककोलत नाम की पहाड़ी पर ही है। अच्छा, तो पहाड़ी के नाम पर ही है, फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसकी ऊंचाई और स्रोत के बारे में क्या खास बातें हैं जो मतलब परीक्षा के लिहाज से जरूरी हो? देखिए, इसकी ऊंचाई है 47 मीटर, और अगर फीट में बात करें तो लगभग 160 फीट। 47 मीटर या 160 फीट? जी, ये दोनों ही याद रखना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी विकल्प बदल देते हैं। और इसका जो स्रोत है वो बड़ा दिलचस्प है। ये कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलने से बनता है। 7 धाराएं? वाह। हाँ, और ये ककोलत नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुई ककोलत की बात। अब अगला कौन सा है? दुर्गावती जलप्रपात। जी, अगला है दुर्गावती जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा रोहतास जिले में। रोहतास? हाँ, इसका नाम दुर्गावती नदी पर पड़ा है, तो नदी का नाम भी याद रखना आसान है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फुट है। 300 फुट काफी ऊंचा है ये तो। जी। यहाँ बस एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये रोहतास जिले में है, सासाराम शहर में नहीं। अच्छा, यहीं पर वो रोहतास और सासाराम वाला कंफ्यूजन आता है, जिसके बारे में हमें बात करनी थी। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर यही गलती होती है। तो इसे जरा साफ साफ समझाइए। यूं समझिए कि रोहतास एक पूरा जिला है और सासाराम उस जिले का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय है। ठीक है। बिहार के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनमें से 4 अकेले रोहतास जिले में हैं। 4? ओके। हाँ, अब इन 4 में से 2 धुआंकुंड और मांझरकुंड ये सासाराम शहर के अंदर या उसके बहुत पास स्थित हैं। अच्छा, तो धुआंकुंड और मांझरकुंड सासाराम में? जी। और बाकी के 2 दुर्गावती और तुतला भवानी ये रोहतास जिले के दूसरे हिस्सों में हैं, सासाराम शहर में नहीं। तो अगर परीक्षा में सवाल आता है और मान लीजिए विकल्प में रोहतास और सासाराम दोनों दिए हुए हैं, तो धुआंकुंड के लिए सासाराम चुनना ज्यादा सही होगा। बिल्कुल सही। अगर सासाराम विकल्प में है तो वही ज्यादा सटीक उत्तर है, और अगर सासाराम नहीं है, सिर्फ जिले का नाम है, तब तो जवाब रोहतास ही होगा। एकदम स्पष्ट हो गया। तो अब सासाराम शहर में चलते हैं और धुआंकुंड जलप्रपात की बात करते हैं। हाँ, तो धुआंकुंड जैसा हमने बात की सासाराम में है, और इसकी ऊंचाई है 130 फीट। 130 फीट? जी। और सबसे रोचक तथ्य जो इससे जुड़ा है वो है इसकी नदी। नदी? हाँ, इसका संबंध काओ नदी से है, लेकिन वहां की जो स्थानीय भाषा है उसमें लोग इसे काबो नदी भी कहते हैं। काओ या काबो, ये स्थानीय नाम का अंतर भी जानना जरूरी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है। और सासाराम में ही एक और जलप्रपात है, मांझरकुंड। जी, मांझरकुंड। यह भी सासाराम में ही है। इसकी ऊंचाई है 110 मीटर। 110 मीटर? ये तो धुआंकुंड से काफी ज्यादा है। हाँ, ऊंचाई में ज्यादा है, और ये अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये एक बहुत लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट भी है। अच्छा। खासकर कह सकते हैं कि ये एक तरह का सेल्फी पॉइंट बन गया है, क्योंकि यहाँ पानी के काफी करीब तक जाना संभव है। ओके, तो लोग यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब रोहतास से निकलकर पड़ोसी जिले कैमूर की ओर बढ़ते हैं। वहां कौन सा प्रमुख जलप्रपात है? कैमूर जिले में जो सबसे प्रमुख है वो है तेल्हार कुंड जलप्रपात। कुछ लोग इसे तेलहर जलप्रपात भी कहते हैं। तेल्हार कुंड? जी। यह भभुआ अधोरा मार्ग पर स्थित है। और इसकी क्या खासियत है? मतलब ऐसी कोई बात जो इसे दूसरों से अलग करती हो? है, बिल्कुल है। यह दुर्गावती नदी के उद्गम के पास, मतलब जहां से नदी निकलती है उसके पास, रोहतास पठार पर है। ऊंचाई है 80 मीटर। 80 मीटर, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे खास बात जो आपने पूछी वो ये है कि इसका पानी भीषण गर्मी में भी हमेशा ठंडा रहता है। हमेशा ठंडा? ये तो बड़ा अजीब है। जी बिल्कुल, बर्फ जैसा ठंडा। और ये दुर्गम पहाड़ियों से घिरा है, तो इसके बहुत पास जाना थोड़ा मुश्किल है। तो एक तरफ मांझर कुंड है जहां पहुंचना आसान है, और दूसरी तरफ ये तेल्हार कुंड जो थोड़ा दुर्गम है। बिल्कुल। चलिए अब वापस रोहतास जिले में आते हैं। एक नाम रह गया था, तुतला भवानी जलप्रपात। इसके बारे में जानते हैं। जी, तुतला भवानी, इसे तुतला धाम भी कहा जाता है। धाम मतलब यहाँ कोई धार्मिक स्थल भी है? हाँ, धाम शब्द से ही पता चलता है। यहाँ पास में एक मंदिर भी है। ये कछुआ नदी पर है और इसकी ऊंचाई 200 मीटर है। 200 मीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और ये रोहतास जिले में तिलोथू के पास है। तिलोथू के पास, ठीक है जी। अब कैमूर जिले में एक और जलप्रपात का जिक्र है हमारी जानकारी में, करकटगढ़। हाँ, करकटगढ़ जलप्रपात ये कैमूर जिले में है और इसकी ऊंचाई करीब 100 फीट है। और इसका मुझे लगता है एक ऐतिहासिक महत्व भी है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका एक खास ऐतिहासिक महत्व है।
ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? जी। और कहा जाता है कि पुराने जमाने में मतलब मुगल शासक और बाद में ब्रिटिश अधिकारी वो लोग यहाँ मगरमच्छ का शिकार करने आते थे। मगरमच्छ का शिकार? हाँ। अच्छा। हाँ, ये उस जमाने का एक तरह का हंटिंग स्पॉट था। दिलचस्प है। एक और बात, इन सभी झरनों से जुड़ी हुई इनकी नदियों के बारे में, ये क्या सदाबहानी है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ की जो नदियां हैं ये मॉनसूनी हैं। मॉनसूनी मतलब इनमें पानी मुख्य रूप से मॉनसून की बारिश से आता है, तो बारिश के मौसम में ये पूरे उफान पर होते हैं, पर गर्मियों में इनका बहाव बहुत कम हो जाता है। ये उत्तर बिहार की नदियों की तरह नहीं है जिनमें साल भर पानी रहता है। समझ गई। तो अगर हम इन सभी जलप्रपातों को जिलों के हिसाब से एक बार संक्षिप्त में देखें ताकि याद रहे। जरूर। तो कुल मिलाकर 4 प्रमुख जलप्रपात रोहतास जिले में हैं। दुर्गावती, धुआंकुंड, माझर कुंड और तुतला भवानी। एकदम सही। फिर 2 हैं कैमूर जिले में, तेल्हार कुंड और करकटगढ़। जी। और एक है नवादा जिले में जो है ककोलत। ठीक है। बस वो जो रोहतास और सासाराम के बीच का अंतर है उसे ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां वहीं पर होती हैं। चलिए अब अगला विषय देखते हैं, बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। जी। लेकिन शुरू करने से पहले एक बुनियादी सवाल जो हमेशा मन में आता है वो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में आखिर फर्क क्या है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, दोनों ही संरक्षित क्षेत्र हैं और दोनों का मकसद एक ही है, जैव विविधता को बचाना। अच्छा। पर जो मुख्य अंतर है वो नियमों और आप कह सकती हैं स्वामित्व में है। राष्ट्रीय उद्यानों की जो सीमाएं होती हैं वो प्रशासन एकदम स्पष्ट रूप से तय करता है। मतलब बहुत सख्त नियम होते होंगे? बहुत सख्त। वहां मानवीय गतिविधियां जैसे चराई या कुछ भी लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। और वन्यजीव अभयारण्य? वो इससे कैसे अलग है? वन्यजीव अभयारण्य वो सरकारी निकायों या फिर निजी संगठन भी चला सकते हैं। इनकी सीमाएं उतनी कठोरता से परिभाषित नहीं होती। तो वहां कुछ छूट होती है। जी, कुछ सीमाओं के अंदर मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। और हाँ, इन दोनों की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होती है, जो राज्य सरकारों को किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो अब बिहार के आंकड़ों पर आते हैं। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। बिल्कुल। तो जाहिर है शुरुआत उसी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान से करते हैं। हाँ, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से। तो ये कहाँ स्थित है और इसकी क्या खासियत है? ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, लेकिन मजे की बात यह है कि पहले ये एक वन्यजीव अभयारण्य ही था। अच्छा, तो इसे बाद में अपग्रेड किया गया? जी। ये लगभग 340 वर्ग किलोमीटर में फैला है और सबसे बड़ी बात, ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है। एकमात्र टाइगर रिजर्व? जी। और यहाँ कौन कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गैंडा और बाइसन भी यहाँ की शान है। गैंडा भी? हाँ, और साथ ही तेंदुआ, हिरण, काला भालू, जंगली भैंस और एक खास तरह का चमगादड़ जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, वो भी यहाँ संरक्षित है। वाह। तो अब अभयारण्यों की बात करते हैं। शुरुआत सबसे बड़े वाले से करते हैं, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से। बिल्कुल। ये बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ये कैमूर जिले में है और लगभग 1350 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1350? ये तो काफी बड़ा है। बहुत बड़ा। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और ये खास तौर पर ब्लैक बक यानी कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णमृग के अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प बात है इसके बारे में। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ की गुफाओं में ऐतिहासिक टेराकोटा पेंटिंग्स मिली हैं। मतलब प्रकृति के साथ साथ इतिहास भी। और जानवर कौन कौन से मिलते हैं यहाँ? यहाँ आपको सुस्त भालू, चीतल, नीलगाय, तेंदुआ और बाघ भी मिल जाएंगे। और हाँ, यहाँ 70 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी भी हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, इसका एक और नाम भी है ना? जी, इसे पंत वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। ये नालंदा जिले में है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। और इसकी लोकेशन भी काफी खास है। बिल्कुल। ये राजगीर की उन 5 प्रसिद्ध पहाड़ियों से घिरा हुआ है, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैभवगिरी। अब एक बहुत ही खास अभयारण्य की बात करते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य। हाँ, ये वाकई में बहुत खास है। ये भागलपुर जिले में है और 1991 में स्थापित हुआ था। और ये पूरी तरह से गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए समर्पित है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पूरी दुनिया में जो लगभग 1500 गंगा डॉल्फिन बची हैं, उनमें से आधी यहीं पाई जाती हैं। आधी आबादी? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये इस जगह को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बना देता है। अगला है भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। ये मुंगेर जिले में है। इसकी क्या खासियत है? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। देखिए, यहाँ जानवर तो हैं ही, लेकिन ये अपने गर्म झरनों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। गर्म झरने? जैसे भीमबांध, सीताकुंड और ऋषिकुंड। इन झरनों का तापमान पूरे साल लगभग एक जैसा बना रहता है। अब एक ऐसे अभयारण्य की बात करते हैं जो 2 राज्यों में फैला है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। आपने सही कहा। ये बिहार के गया जिले और झारखंड के कोडरमा जिले दोनों में स्थित है। और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ये एक तरह से एक संक्रमणकालीन क्षेत्र को कवर करता है। मतलब ये छोटा नागपुर के सूखे पर्णपाती वन और गंगा के मैदानों के नम पर्णपाती वनों के बीच का इलाका है। तो यहाँ दोनों तरह की वनस्पति मिलती है। अच्छा, तो यहाँ विविधता ज्यादा होगी। बिल्कुल। यहाँ हाथी, तेंदुआ और भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो ये तो हुए अभयारण्य।
अब बिहार के रामसर स्थलों पर आते हैं, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिहार में अब 3 रामसर स्थल हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। जी, कांवर ताल ये बेगूसराय जिले में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और ये क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है, खासकर वो पक्षी जो यूरोप से आते हैं। और ये बिहार का पहला रामसर स्थल था। और हाल ही में 2 और जगहों को रामसर का दर्जा मिला है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक ही जिले में है। हाँ, दोनों जमुई जिले में है। पहला है नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य। नागी बांध। जी, यह बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है और एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि क्षेत्र है। और दूसरा है नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य। यह नागी बांध से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और ये भी मानव निर्मित है। हाँ, ये भी एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, जिसे अब रामसर स्थल का दर्जा मिल गया है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पक्षी और तितलियां पाई जाती हैं। कुछ और पक्षी अभ्यारण्यों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जैसे उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये पश्चिमी चंपारण जिले में है, मतलब वहीं जहाँ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है। अच्छा। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ये भी एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है और यहाँ एक गोखुर झील भी है। इसका सबसे नजदीकी शहर बेतिया है। और एक और नाम है बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। हाँ, ये वैशाली जिले में है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और हालांकि एक पक्षी अभ्यारण्य है, पर यहाँ चीता, हिरण और भालू जैसे जीव भी मिलते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार की प्रमुख फसलें। जब हम बिहार की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? खेत, हरियाली, किसान। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये हकीकत है। बिहार की आप समझिए लगभग 3/4 आबादी की रोजी रोटी सीधे सीधे खेती से ही चलती है। हाँ, और राज्य की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका भी लगभग 5वां हिस्सा, मतलब 20% इसी खेती पर टिका है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि गंगा के मैदान की उस उपजाऊ मिट्टी में ऐसा क्या खास है। बिल्कुल। और बिहार की कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसका कृषि कैलेंडर समझना होगा। यहाँ की जमीन इतनी अच्छी है कि साल भर खाली नहीं रहती। मुख्य तौर पर 3 फसल ऋतुएं हैं। 3? हाँ, एक के बाद एक चलती रहती हैं। पहली है खरीफ। अच्छा, मॉनसून वाली। हाँ, वही। इसकी बुवाई जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर तक। इसमें वो फसलें होती हैं जिन्हें पानी बहुत चाहिए, जैसे धान, मक्का, बाजरा। दूसरी सबसे बड़ी फसल गेहूं आती है, साथ में चना, जौ, मटर, सरसों भी। और कटाई मार्च अप्रैल में, गर्मी शुरू होने से ठीक पहले। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, अप्रैल से जून तक का। अच्छा। उसमें किसान एक और फसल उगा लेते हैं जिसे जायद कहते हैं। ये बहुत कम समय की फसल होती है, जैसे कुछ सब्जियां या पशुओं के लिए हरा चारा। एक तरह से बोनस फसल हो गई। बिल्कुल, बोनस फसल। तो चलिए इस कैलेंडर की सबसे बड़ी और सबसे अहम फसल यानी धान से शुरू करते हैं। बिहार में चावल तो मतलब संस्कृति का हिस्सा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बिहार की कुल खेती की जमीन में से लगभग आधे यानी 45% हिस्से पर सिर्फ धान उगता है। 45%? जी। इसके लिए जो माहौल चाहिए, मतलब गर्म और नमी वाली जलवायु और ढेर सारा पानी, वो बिहार में भरपूर है। और यहाँ की जलोढ़ मिट्टी तो धान के लिए वरदान है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है, ये धान के लिए इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी वो होती है जिसे नदियां पहाड़ों से बहाकर लाती हैं। इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। गंगा, गंडक, कोसी जैसी नदियां हर साल इस मिट्टी की एक नई परत बिछा देती हैं। तो ये एक तरह से नेचुरल खाद का काम करती हैं। बिल्कुल। इसीलिए गंगा के मैदानी इलाकों में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि धान उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जैसे जिले सबसे आगे हैं। ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इन जिलों में तो बारिश तुलनात्मक रूप से कम होती है। यही तो बिहार की कृषि का सबसे दिलचस्प पहलू है। इन जिलों में मानसून की बारिश शायद उतनी न हो, लेकिन यहाँ सिंचाई की एक जबरदस्त व्यवस्था है। सोन नहर प्रणाली। हाँ, सोन नहर प्रणाली ये अंग्रेजों के जमाने में बनी थी। इन नहरों से सोन नदी का पानी खेतों तक पहुँचता है, तो पानी की कमी कभी नहीं होती। अच्छा, इसीलिए कम बारिश के बावजूद ये जिले बिहार के धान का कटोरा कहलाते हैं। एकदम सही। तो धान तो हो गई खरीफ की रानी, लेकिन जब धान कट जाता है तब आती है रबी की सबसे बड़ी फसल यानी गेहूं। इसकी कहानी तो धान से बिल्कुल अलग है ना? बिल्कुल अलग। जहाँ धान को पानी और गर्मी चाहिए, वहीं गेहूं को सूखी और ठंडी जमीन पसंद है। ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी फसल है। कितनी जमीन पर? लगभग 29% खेती की जमीन पर। इसके लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। और उत्पादक जिले? यहाँ भी रोहतास का नाम तो है ही, लेकिन साथ में मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना ये जिले भी हैं। गेहूं उत्पादन में बिहार आज देश में 6ठे स्थान पर है। 6ठा स्थान? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। हमने धान और गेहूं की बात की, लेकिन एक और फसल है मक्का। मैंने सुना है कि बेगूसराय जिले को तो प्रदेश का मक्का का घर ही कहते हैं। हाँ, ये सिर्फ कहावत नहीं है। बिहार के लगभग 8% कृषि भूमि पर मक्का उगता है। और बेगूसराय की क्या कहानी है? बेगूसराय में किसान रबी के मौसम में, मतलब सर्दियों में, मक्के की एक खास किस्म उगाते हैं। अच्छा। और उसकी पैदावार दुनिया में सबसे ज्यादा है, अमेरिका और चीन से भी ज्यादा। क्या बात है। तो इस मक्के का होता क्या है? इसका बड़ा हिस्सा तो पोल्ट्री फीड बनाने वाली कंपनियों को जाता है
और अब सरकार एथेनॉल बनाने पर जोर दे रही है ना। हाँ, जैसे पेट्रोल में मिलाते हैं। बिल्कुल, उसके लिए भी मक्का एक जरूरी कच्चा माल है, तो इसने वहाँ के किसानों की आर्थिक तस्वीर ही बदल दी है। यानी परंपरागत खेती से आगे बढ़कर बाजार की जरूरतों के हिसाब से खेती। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है नकदी फसल यानी कैश क्रॉप्स का। बिहार में ऐसी कौन सी फसलें हैं? बिहार में 2 बड़ी नकदी फसलें हैं, गन्ना और तंबाकू। पहले गन्ने की बात करते हैं। चीनी मिलों की वजह से ये तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा। बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती होती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। राज्य के कुल गन्ना उत्पादन का 60% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ उत्तर पश्चिमी जिलों से आता है। 60% सिर्फ कुछ जिलों से, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सिवान। ऐसा क्यों? क्या वहाँ की मिट्टी अलग है? मिट्टी और जलवायु तो है ही, लेकिन असली वजह है औद्योगिक ढांचा। इन जिलों में चीनी मिलों का एक पूरा नेटवर्क है जो दशकों से चला आ रहा है। मतलब जहाँ मिल होगी किसान वहीं गन्ना उगाएगा। जाहिर सी बात है, उसे पता है कि फसल आसानी से बिक जाएगी। और दूसरी नकदी फसल आपने बताई तंबाकू। हाँ, तंबाकू। इसकी खेती मुख्य रूप से गंडक नदी के किनारे वाले इलाकों में होती है। समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, ये इसके गढ़ हैं। नदी के किनारे क्यों? क्योंकि नदी के किनारे की मिट्टी हर साल नई हो जाती है और तंबाकू के लिए जरूरी पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं। बिहार देश का 6ठा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य है। अच्छा, अब उस फसल पर आते हैं जो बिहार की पहचान बन गई है, सुपर फूड स्नैक, मखाना। मखाना, इसकी कहानी तो बिहार की जमीन और पानी से सबसे गहराई से जुड़ी है। सुना है भारत का लगभग सारा मखाना बिहार से ही आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, 90% से भी ज्यादा, और वो भी मुख्य रूप से मिथिला के इलाके में। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया। और इसकी खेती के लिए तो खेत नहीं, तालाब चाहिए होते हैं। हाँ, तालाब और पानी से भरे निचले इलाके। अब तो इसे एक खास पहचान भी मिल गई है, मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग। जी हाँ, और इस जीआई टैग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सरकार ने पहले बिहार मखाना नाम दिया था। अच्छा। लेकिन मिथिला के किसानों ने कहा, नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, इसे नाम भी हमारा ही मिलना चाहिए। और फिर नाम बदला गया। हाँ, उनके संघर्ष के बाद ही इसे मिथिला मखाना नाम मिला। दरभंगा में तो अब मखाना पर शोध के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार की प्रमुख झीलें। और शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। बिहार में अधिकांश झीलें, खासकर उत्तरी बिहार की, वो नदियों के मार्ग बदलने से बनी हैं। अच्छा, जिन्हें गोखुर झील कहते हैं। हाँ, गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। इसी वजह से ये उत्तरी मैदानी इलाकों में केंद्रित हैं, जबकि जलप्रपात या वाटरफॉल आपको मिलेंगे दक्षिणी बिहार के पठारी इलाकों में, जैसे कैमूर और रोहतास में। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले जिले के अनुसार कुछ प्रमुख झीलों और उनके स्थान को जल्दी से जान लेते हैं। जैसे कांवर झील है बेगूसराय में, कुशेश्वर स्थान झील ये दरभंगा में है जी, अनुपम झील कैमूर में, सही है, एक घोघा कटोरा झील है नालंदा में राजगीर के पास, हाँ, और गोगाबिल झील कटिहार में, मत्स्यगंधा झील सहरसा में, और सहरसा में एक और है सिमरी बख्तियारपुर झील। हाँ सही, और मुचलिंडा झील ये गया में है, बोध गया के पास। ये एक अच्छी सूची है। अब इनमें से जो 4 सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए कांवर झील से शुरू करते हैं। ये बेगूसराय जिले के मंझौल गांव में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 वर्ग किलोमीटर है ना? जी, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। एशिया की सबसे बड़ी? हाँ, एशिया की सबसे बड़ी, और इसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण, मतलब उसके मार्ग बदलने की वजह से हुआ है। अच्छा, इस झील में पाए जाने वाली वनस्पतियों के बारे में भी पूछा जाता है। हाइड्रिला, वेल्सनेरिया। हाँ, हाइड्रिला, वेल्सनेरिया और सेरपस ये प्रमुख हैं। लेकिन इस झील की असली पहचान तो शायद यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षियों से है। बिल्कुल, इस झील की असली पहचान वही है। सर्दियों में, खासकर नवंबर से जनवरी के बीच, साइबेरियाई क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में पक्षियां आते हैं। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली के अनुसार मध्य एशिया से ही लगभग 60 प्रजातियों के पक्षी यहाँ आते हैं। 60 प्रजातियां? जी, और कुल मिलाकर यहाँ 106 प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। वाह, और यहाँ पर शोध कार्य के लिए भी कुछ व्यवस्था है? हाँ, यहाँ शोध कार्य के लिए एक बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना भी की गई है। वर्ल्ड बैंडिंग स्टेशन? नहीं, बर्ड बैंडिंग स्टेशन, पक्षियों पर छल्ले लगाने के लिए। अच्छा, बर्ड बैंडिंग, समझ गए। और सबसे अहम बात, वर्ष 2020 में इसे भारत का 39वां और बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होने का दर्जा है, जो इसके संरक्षण को मतलब प्राथमिकता देता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कुशेश्वर स्थान झील की। ये दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में है। इसका क्षेत्रफल मैंने पढ़ा है स्थिर नहीं रहता। हाँ, ये इसकी खासियत है। वर्षा ऋतु में ये 20 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 100 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। 100 वर्ग किलोमीटर मतलब 5 गुना? जी, इसका कारण है कि इस झील में कमला और करेह जैसी नदियों का पानी इकट्ठा होता है, तो बाढ़ के समय इसका विस्तार हो जाता है। अच्छा,
और ये क्षेत्र मछली उत्पादन का भी एक प्रमुख केंद्र है, जो मिथिला क्षेत्र की एक सामान्य विशेषता है। तो क्या कांवर झील की तरह यहाँ भी प्रवासी पक्षी आते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, भौगोलिक रूप से दरभंगा और बेगूसराय पास है, हाँ। तो पक्षियों के लिए कोई सीमा तो होती ही नहीं। सही बात है। तो यहाँ भी सर्दियों के मौसम में साइबेरियन क्रेन्स जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं। इसी महत्व को देखते हुए वर्ष 1972 में ही इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। अच्छा, 1972 में ही? ये तो काफी पहले की बात है। जी, बहुत पहले। चलिए, अगली झील है घोघा झील। ये कटिहार जिले के मनिहारी क्षेत्र में है। ये तो काफी छोटी है, क्षेत्रफल सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर। हाँ, ये अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन इस झील की खासियत ये है कि इसके आसपास कई और छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं। तो ये अकेली नहीं है? नहीं, और इसी वजह से ये एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है और सरकार भी इसके विस्तार पर ध्यान दे रही है। ठीक है। और अंत में सिमरी बख्तियारपुर झील। ये सहरसा जिले में है। हाँ, और इसके बारे में सबसे अनोखा तथ्य ये है कि ये अपने आप में एक अकेली झील नहीं है। एक अकेली झील नहीं है तो फिर? इसका निर्माण कई छोटी छोटी झीलों के मिलने से हुआ है। ये एक समूह है। अच्छा, कौन कौन सी झीलें हैं इसमें? इसमें जमुनिया, सर्दिया, कुंभी और गोबरा जैसी कई प्रमुख झीलें मिलकर एक बड़े झील क्षेत्र का निर्माण करती हैं। मतलब ये एक झील समूह है। जी बिल्कुल, एक क्लस्टर है। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, बिहार की सिंचाई प्रणाली। चलिए, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर एक नजर डालते हैं। जी, तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। हाँ, जहाँ की लगभग 80% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर है। बिल्कुल, और खेती की जान क्या होती है? सिंचाई। और यहीं पर गंगा नदी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है ना? हाँ, वो राज्य को लगभग 20 से 2 हिस्सों में बांट देती है। हाँ, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और गंगा का ये बंटवारा ही बिहार की सिंचाई की पूरी कहानी तय कर देता है। एक तरफ पानी ही पानी और दूसरी तरफ सूखा। बिल्कुल सही। आप उत्तरी बिहार को देखिए, वहाँ हिमालय से निकलने वाली सदा नीरा नदियाँ, मतलब जिनमें साल भर पानी रहता है। जी, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, नदियों का पूरा एक जाल बिछा है। तो पानी की कोई कमी नहीं है वहाँ? कमी नहीं, बल्कि पानी की अधिकता एक समस्या बन जाती है, बाढ़। हाँ, और खासकर कोसी नदी, उसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार